अपने घर की बड़ी और जिम्मेदार बेटी हेतल। हेतल को पुणे से एक बहुत अच्छे पैकेज वाली जॉब ऑफर मिली, तो बिना देरी किए हेतल अपना बोरिया बिस्तर बांधकर पुणे पहुंची। रहने के लिए उसने वहां एक पीजी लिया, लेकिन 7 दिनों बाद ही पीजी में बिजली और पानी की समस्या के चलते अपनी नई नई बनी दोस्त पूजा और रोमिका के साथ मिलकर किराए पर एक घर ढूंढा। मकान मालिक पुणे से बाहर रहता था और ना बिजली पानी की समस्या थी। 4 कमरे और एक खुली छत जहां तीनों दोस्त आराम से रह सकती थी। इसीलिए बिना देरी किए अगली ही सुबह तीनों दोस्त वहां शिफ्ट हो गई। घर कई महीनों से बंद था, इसीलिए पूरा दिन सफाई में कैसे निकला तीनों को ही पता नहीं लगा। खाना बनाने में भी काफ़ी देर हुई और जब करीबन 10 बजे के आसपास तीनों बैठकर खाना खा रही थी, तभी खाना खाते खाते तीनों ने साफ साफ छत पर किसी के दौड़ने की आवाज़ सुनी। तीनों एक दूसरे की तरफ सवालिया ढंग से देखने लगे। रोमिका तीनों में सबसे स्पिरिचुअल लड़की थी। उसने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि गाइस, मुझे इस घर में नेगेटिव पावर्स फील हो रही हैं। हेतल ने हंसते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होता मैडम, शायद ऊपर छत पर कोई जानवर दौड़ रहा है। लेकिन इतनी तेज आवाज़ किसी जानवर के दौड़ने की नहीं हो सकती थी। इसीलिए तीनों छत पर गई ये देखने के लिए कि आखिर वो दौड़ने की आवाज़ थी किसकी। छत पर जाकर छत की लाइट्स ऑन की तो तीनों की आंखें हैरानी से फैलती गई, क्योंकि जिस छत पर तीनों ने कुछ देर पहले मेहनत मशक्क़त करके सफाई की थी, अब उसी छत पर कचरा ऐसे बिखरा पड़ा था मानो कई महीनों से छत की सफाई नहीं हुई थी। हेतल, पूजा और रोमिका सोच ही रहे थे कि ये कैसे हो सकता है। तभी नीचे से बर्तनों के हिलने डुलने की आवाज़ तीनों ने सुनी। तीनों बिना वक्त ज़ाया किए नीचे दौड़कर नीचे पहुंची तो तीनों का एक बार फिर हैरान होना बिल्कुल जायज़ था, क्योंकि टेबल पर रखे खाने के सारे बर्तन ज़मीन पर इधर उधर बिखरे पड़े थे। लेकिन जब खुली खिड़की पर नज़र पड़ी तो तीनों ने यही अनुमान लगाया कि शायद ये काम किसी बिल्ली का है जो खिड़की से भाग गई। खैर, दिन भर की थकान थी, इसीलिए तीनों को बिस्तर पर जाते ही नींद आ गई। तीनों एक ही कमरे में अलग अलग खटिया पर सोए हुए थे, तो रोमिका की एक धीमी सी आवाज़ के कारण आँख खुली। सो जा, सो जा। रोमिका आँख मसलते हुए बिस्तर पर उठकर बैठी तो सामने रखे मिरर में रोमिका ने देखा कि हेतल के सिरहाने पर एक औरत अपने चेहरे को बालों से ढककर बैठी हेतल के सर पर हाथ फिरा रही थी और धीमे धीमे कुछ गुनगुना रही थी। रोमिका ने मिरर से नज़रें हटाकर गर्दन हेतल की खटिया की ओर घुमाई तो एक पल में रोमिका के दिल ने 200 की रफ्तार पकड़ी, क्योंकि जो औरत हेतल के सिरहाने पर बैठी थी उसकी नज़रें रोमिका की ही तरफ थी। उसकी वो सफ़ेद आँख, सूखे कटे फटे होठ और काले दांत देखकर रोमिका ज़ोर से चीखी। रोमिका की चीख सुनकर पूजा अचानक से उठी और रोमिका से पूछा कि वो चीखी क्यों। तो रोमिका ने पूजा को सारी बात बताई। पूजा ने रोमिका से कहा कि उसने कोई बुरा सपना देखा है, और ये सब बातें करते हुए जब पूजा और रोमिका का ध्यान हेतल की तरफ गया तो पाया हेतल आराम से सो रही थी। लेकिन रोमिका के इतने ज़ोर से चीखने के बाद उसकी नींद तो टूटनी चाहिए थी, कहीं उसकी तबीयत ख़राब तो नहीं। यही देखने के लिए पूजा ने हेतल को जगाने के लिए जैसे ही छुआ, हेतल आंखें बंद किए हुए ही बोली, सोने दे मुझे। हेतल की ये भयानक आवाज़ सुनने के बाद पूजा ने दोबारा उसे छूने की हिम्मत नहीं की और डर के मारे जाकर अपने पलंग पर चद्दर ओढ़कर दुबक गई। लेकिन रोमिका को अंदाज़ा हो चुका था कि इस घर में आकर उन्होंने गलती कर दी है। उनके आसपास एक या एक से ज़्यादा आत्मा है। खैर, रोमिका जानती थी कि एकदम से तो दूसरा घर भी नहीं मिलेगा, इसीलिए इसका इलाज
अपने दादाजी से पूछने की सोची, जो एक तंत्र साधक थे। अगली सुबह रोमिका और पूजा तो अपने अपने काम पर जाने के लिए तैयार हुई, लेकिन हेतल ने कहा कि उसकी तबीयत खराब है, वो आराम करेगी। रोमिका और पूजा अपने अपने ऑफिस के लिए निकल गई और दिन में जब समय लगा तो रोमिका ने विस्तार से कल रात वाली घटना अपने दादाजी को बताई। दादाजी ने रोमिका से क्या कहा, ये हमें आगे पता लगेगा। रोमिका शाम को घर के लिए निकली और जैसे ही घर पहुंचकर दरवाज़ा खोला तो देखा दरवाजे से लेकर खून के नंगे पांव वाले निशान उस कमरे तक जा रहे थे जहां कल रात तीनों सोए थे। रोमिका धीमे धीमे डरती हुई उस कमरे तक चल कर गई और फिर धीरे से दरवाज़ा खोला। पैरों के वो लाल निशान हेतल के पलंग तक जाकर ख़त्म हो रहे थे, लेकिन पलंग पर हेतल नहीं थी। रोमिका ने हेतल को पुकारा, लेकिन हेतल पूरे कमरे में कहीं नहीं थी। रोमिका कमरे से बाहर निकलने के लिए पलटी ही थी कि एक हल्की सी मुस्कुराने की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, जो उसी कमरे से आ रही थी। ध्यान लगाकर सुना तो मालूम पड़ा आवाज़ हेतल के बिस्तर के नीचे से आ रही थी। रोमिका ने खड़े खड़े ही झुककर हेतल के पलंग के नीचे देखा तो पाया पलंग के नीचे कोई नहीं था और अब वो मुस्कुराने की आवाज़ भी शांत हो चुकी थी। लेकिन तभी रसोई से आती बर्तनों को इधर उधर करने की आवाज़ ने रोमिका का ध्यान खींचा। रोमिका इस बार दौड़ी दौड़ी रसोई तक पहुंची, लेकिन रसोई में भी रोमिका को कोई नज़र नहीं आया। रोमिका ने अपने माथे का पसीना पोंछा और रसोई में खड़े खड़े ही हेतल के पास फ़ोन लगाने के लिए जेब से फ़ोन निकाला और हेतल का नंबर डायल करके कॉल लगाई तो हेतल के फ़ोन की दबी हुई सी रिंगटोन रोमिका को रसोई में ही रिंग होती सुनाई दी। ध्यान लगाकर सुना तो आवाज़ रसोई में रखे फ्रिज से आ रही थी। रोमिका ने जाकर फ्रिज खोला तो रोमिका की चीख पूरे घर में गूंज पड़ी, क्योंकि फ्रिज में हेतल बैठी थी और उसका पूरा शरीर सफ़ेद पड़ चुका था। फ्रिज का दरवाज़ा खुलते ही हेतल बाहर की तरफ लुढ़क गई। रोमिका बाहर की ओर दौड़ी, तभी पूजा 2 मज़दूरों के साथ घर पहुंची और पीछे पीछे रोमिका के दादाजी, जो रोमिका ने पिछले आधे घंटे में देखा और महसूस किया, वो सब दादाजी को बताया। उसके बाद दादाजी के बताए मुताबिक घर के छोटे से गार्डन में मज़दूरों ने खुदाई की, जहां हड्डियों का एक ढांचा मिला, जो समेट कर घर के अंदर लाया गया। एक मोटे से नींबू को ज़मीन पर रखकर दादाजी ने उसमें 4 अगरबत्तियां जलाकर गाड़ी और उसके आसपास हड्डियां बिछाई गई। रोमिका और पूजा हेतल को उठाकर लाए और वहीं नींबू के पास उसे लेटा दिया गया और रोमिका के दादाजी ने कुछ मंत्र बुदबुदाना शुरू किया और तभी अधमरी सी हालत में लेटी हेतल एक अजीब सी आवाज़ के साथ खड़ी हुई। दादाजी ने एक भारी आवाज़ में कहा, कौन है तुम और क्यों पड़ी है इस बच्ची के पीछे? मैं इस घर की मालकिन हूँ। मेरा नाम हीना है। मेरे पति ने मुझे मारकर बाहर दफना दिया, लेकिन मेरी आत्मा को इस घर से अलग नहीं कर पाया। इस लड़की में मुझे अपनापन दिखाई देता है। इसके सहारे मैं अपना बदला पूरा करूँगी। उसके इतना कहते ही रोमिका के दादाजी ने 4 अगरबत्तियाँ उस नींबू से बाहर निकाली और अगरबत्तियाँ निकालते ही नींबू से खून निकला और हेतल एक बार फिर बेहोश होकर गिर पड़ी। हिना की हड्डियों को अच्छे से जलाया गया। अब 6 महीने बीत चुके हैं। हेतल, पूजा और रोमिका बिना डर के उसी घर में रहती हैं। हम ज़बरदस्ती किसी इंसान को किसी चीज़ से दूर तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी रूह को हम चाहकर भी अलग नहीं कर सकते। मैं हूँ सैम और ये थी रेड स्केरी पॉडकास्ट में आज की कहानी।